Hello everyone, welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my CPC class. In this class, I was already discussing in my last video lectures relating to judgment and decree. So I had already discussed about judgment and now we were continuing decree. So in this lecture, I will continue order 20 from rule 12. ओके बिकॉज रूल 11 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, तो रूल 12 से हम आज स्टार्ट करेंगे। एंड रूल 12 क्या कहता है ऑर्डर 20 का डिक्री के बारे में। तो रूल 12 का जो हेडिंग है वो कहता है डिक्री फॉर पोजीशन एंड मेसने प्रॉफिट। ठीक है, तो डिक्री जो है वो किस लिए हो, मतलब कि अगर डिक्री पोजीशन के लिए है, कब्जे के लिए है, एंड मेसने प्रॉफिट्स मतलब मेसने प्रॉफिट्स की डेफिनेशन ऑल ऑफ यू वुड हैव नोन कि मेसने प्रॉफिट की डेफिनेशन कहाँ पर है। हमारी डेफिनेशन क्लॉज है सीपीसी की, उसमें सेक्शन 2 के सबसेक्शन 12 में। ठीक है, 2 क्लॉज 12 में जो आपका 2 का 12 है उसमें मेसने प्रॉफिट की डेफिनेशन दी हुई है। तो आपको मैं पहले समझा भी चुकी हूँ, तो यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है वीडियो और कंप्लीट नहीं हो पाता टॉपिक। तो यहाँ पर हम डिक्री को जो पढ़ रहे हैं रूल 12 में कि डिक्री फॉर पोजीशन एंड मेसने प्रॉफिट से रिलेटेड, अगर है पोजीशन से रिलेटेड है या मेसने प्रॉफिट्स के लिए है डिक्री, तब क्या रूल्स होंगे। तो जो यहाँ पर रूल 12 है वो कहता है कि वेयर ए सूट इज़ फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की सूट अगर किस लिए है कि रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी के लिए है, एंड फॉर रेंट और मेसने प्रॉफिट, या फिर रेंट के लिए है उस प्रॉपर्टी के, या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेसने प्रॉफिट से रिलेटेड है। ठीक है, द कोर्ट में पास अ डिक्री, ऐसे में कोर्ट डिक्री पास कर सकता है। किस किस चीज़ के लिए डिक्री पास कर सकता है, ये रूल 12 का सब रूल 1 बताता है। तो इसमें जो ए पार्ट है वो क्या कहता है कि डिक्री किस लिए पास की जा सकती है, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए पास की जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि उस रेंट के लिए जो कि उस प्रॉपर्टी से प्राप्त किए गए ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उस समय प्राप्त किए गए प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ था, मतलब जब कोर्ट में सूट जो है वो फाइल नहीं हुआ था, उससे पहले अगर उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट प्राप्त किए गए उसके लिए हो सकता है, या फिर क्या कर सकता है डायरेक्टिंग एंड इंक्वायरी एज टू सच रेंट। ठीक है, मतलब डिक्री वो ऐसे रेंट के लिए पास भी कर सकता है, या फिर बिफोर पासिंग डिक्री वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी कर देगा, मतलब कोर्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है, इंक्वायरी के लिए आदेश दे सकता है ऐसे रेंट की कि इस रेंट के संदर्भ में क्या सही है क्या नहीं सही है, मतलब रेंट कितना मिला था, नहीं मिला था, मिला था, इन सब चीज़ों को लेके कोर्ट इंक्वायरी भी कर सकता है बिफोर पासिंग द डिक्री। ठीक है, अब जो इसका बी के बाद बी ए जो पार्ट है वो क्या कहता है, फॉर द मेसने प्रॉफिट और डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू सच मेसने प्रॉफिट। तो जैसे रेंट के संबंध में है उसी तरीके से मेसने प्रॉफिट के संबंध में है कि वो क्या कर सकता है, डिक्री कोर्ट पास कर सकता है मेसने प्रॉफिट के संबंध में, या फिर उसी मेसने प्रॉफिट के लिए पहले कोर्ट क्या कर सकता है, एक इंक्वायरी का आदेश दे सकता है। ये आपका सब रूल 1 का पार्ट बी ए पॉइंट कहता है। इसके बाद हम सी में आते हैं। इसी रूल के रूल 12 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके सी पार्ट में क्या कहा गया है कि डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मेसने प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब वो क्या करेगा, कोर्ट क्या कर सकता है कि इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकता है, रेंट के रिगार्डिंग भी कर सकता है, मेसने प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी कर सकता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मतलब जब से सूट इंस्टीट्यूट किया गया, बाद जो है कोर्ट में आया, कोर्ट में केस फाइल हुआ, अंटिल कब तक, मतलब जब तक कि क्या हो, द डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू द डिक्री
होल्डर। इसी में आपके सब पॉइंट्स हैं ये, कि जब तक कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डिक्री होल्डर, मतलब जब तक कि डिक्री होल्डर को डिलीवरी ऑफ पोजेशन ना मिले। दूसरा क्या है, द रेलिंक्विशमेंट ऑफ पोजेशन बाय द जजमेंट डेटर विद नोटिस टू द डिक्री होल्डर थ्रू द कोर्ट। मतलब या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जजमेंट डेटर क्या करे, अपना पोजेशन छोड़ दे, अपने पोजेशन को, अपने कब्जे को, मतलब उसी प्रॉपर्टी पर अपना जो जजमेंट डेटर अपना कब्जा जमा रहा था उसको छोड़ दे। और कैसे छोड़ेगा, विद नोटिस टू द डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर को नोटिस देते हुए थ्रू द कोर्ट, मतलब पर्सनल नोटिस नहीं, थ्रू द कोर्ट जजमेंट डेटर विल गिव नोटिस टू डिक्री होल्डर दैट ही इज लीविंग द पोजेशन ऑन सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तब तक वो इसके संबंध में इंक्वायरी कर सकता है कोर्ट, जब तक कि डिक्री होल्डर अपना मतलब डिक्री होल्डर को जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ना हो जाए, या फिर जजमेंट डेटर जो है वो कोर्ट के थ्रू डिक्री होल्डर को नोटिस ना दे दे कि हाँ मतलब मैंने अपना कब्जा इस प्रॉपर्टी से छोड़ दिया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड जो है वो कहता है द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री विच एवर इवेंट फर्स्ट अकर्स। तीसरा पॉइंट कहता है कि कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर सकता है, कब तक कि मतलब ये जो इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये जो सी वाला पॉइंट है वो इंक्वायरी से ही रिलेटेड है, वो इंक्वायरी कोर्ट कर सकता है कब तक, द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, जिस डेट को डिक्री हुई उस डेट से 3 साल तक एक्सपायरी का मतलब जो उसका डिक्री का एक टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ओवर ना हो गया हो, ख़त्म ना हो गया हो, या बीच एवर इवेंट फर्स्ट अकर्स। ठीक है, विच एवर अकर्स मतलब विच एवर इवेंट में कौन सी इवेंट आ गई कि या तो डिक्री होल्डर को पोजेशन मिल जाए, या तो जजमेंट डेटर थ्रू कोर्ट नोटिस उस अपना पोजेशन छोड़ दे डिक्री होल्डर के लिए, और नहीं तो जो 3 साल की समाप्ति से पहले, ठीक है 3 साल की समाप्ति होती है डिक्री की डेट से, तो इनमें से जो भी घटना पहले होती है, जो भी पहले होता है, ठीक है, उस आधार पर कोर्ट जो है वो मतलब इंक्वायरी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करेगा, कर सकता है। इसके बाद आता है इसी का सब रूल 2। सब रूल 2 क्या कहता है, वेयर एन इंक्वायरी इज डायरेक्टेड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी, अ फाइनल डिक्री इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेंट और मेसने प्रॉपर्टी शेल बी पास इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी। अब क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या कहती है, क्लॉज बी आपका कहती है वही रेंट के संबंध में है, और सी जो है वो इंक्वायरी मतलब रेंट प्राप्त किया जाता है उसके संबंध में इंक्वायरी के लिए है, और क्लॉज सी आपकी इंक्वायरी के ही संबंध में है, लेकिन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब कि बाद के फाइल किए जाने से लेकर है। ठीक है, तो इसमें क्लॉज बी और सी के अकॉर्डिंग जहाँ पर इंक्वायरी क्या है वो क्लॉज बी और सी के आधार पर है, तो कोर्ट क्या करेगा, वो फाइनल डिक्री पास करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट के संबंध में, या फिर मेसने प्रॉफिट के संबंध में। और वो क्या होगा, वो फाइनल डिक्री जो भी पास होगी किस आधार पर होगी, शेल बी पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी। कोर्ट ने जो भी इंक्वायरी की उसके आधार पर कोर्ट सब रूल 2 के अकॉर्डिंग, मतलब सब रूल 2 जो है रूल 12 का यही कहता है कि जो भी कोर्ट ने इंक्वायरी की क्लॉज बी और क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली, तो उसके आधार पर ही वो डिक्री को फाइनल डिक्री पास करेगा कोर्ट। ओके, दिस इज रूल 12 ऑफ ऑर्डर 20। नाउ वी कम टू रूल 12A। 12A कहता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि किस संबंध में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में डिक्री की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर सेल मतलब वो या तो सेल से रिलेटेड है, और लीज या फिर लीज से रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या लीज से रिलेटेड जो वो है तो उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, क्योंकि सेल और लीज ये पर्टिकुलर स्पेशल वो हैं, आप TPA में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, तो उसके लिए अगर डिक्री है तब क्या रूल होगा। रूल 12 ये कहता है कि जहाँ पर
डिक्री किस लिए है? फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, या फिर लीज के लिए है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तब क्या करेगा, मतलब जहाँ डिक्री ये ऑर्डर करती है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के रिगार्डिंग है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज के रिगार्डिंग है, तब क्या होगा, द परचेज मनी और अदर सम बी पेड बाय द परचेजर और लेसी, तब जो भी परचेज मनी बनती होगी, ठीक है, जो भी मतलब पैसा बनता होगा जिससे खरीदा गया होगा, वो सेल हुआ होगा तो जिसने खरीदा होगा, तो परचेज मनी और या जो भी लीज से रिलेटेड है तो अदर सम में आ गया, ठीक है, वो क्या है, बी पेड बाय द परचेजर, वो परचेजर के द्वारा पे किया जाए या लेसी के द्वारा पे किया जाए। It shall specify the period within which the payment shall be made। तो कोर्ट डिक्री के थ्रू क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा, स्पेशली बता देगा, विशेष रूप से बता देगा उस पीरियड को, मतलब कि वो पीरियड बता देगा विद इन विच द पेमेंट शैल बी मेड, कि जिस ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब वो पीरियड मेंशन कर दिया जाएगा कि इस पीरियड के अंदर उसको पैसा देना है, ठीक है, मतलब जो भी परचेजर है या लेसी है, तो जो भी मनी है, मान लीजिए उसने कुछ पैसा देकर छोड़ दिया है, अभी पेंडिंग है, तो इसलिए डिक्री मतलब कोर्ट में केस आ गया, तो कोर्ट क्या करेगा, डिक्री के थ्रू ये स्पेसिफाई कर देगा कि आपको इतने समय के अंदर पैसा दे देना है, बकाया रकम जो भी परचेज मनी है वो दे देनी है, उसका पेमेंट कर देना है, जो भी लेसी है या उसको जो पेमेंट करना है वो कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये रूल 12A ऑफ ऑर्डर 20 है। नाउ वी कम टू रूल 13। रूल 13 कहता है डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट। अब जिन सूट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट देख रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के सूट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वहाँ पर डिक्री कैसे पास की जाएगी, तो रूल 13 का, रूल 13 का सब रूल 1 कहता है, क्या कहता है कि जहाँ पर सूट किस लिए है, फॉर एन अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के अकाउंट से रिलेटेड है, उसकी लेखाओं से, उसके जो भी बही खाते हैं उनसे रिलेटेड है, एंड फॉर इट्स ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी देखभाल से संबंधित, इसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रिलेटेड है, तो क्या होगा, अंडर द डिक्री ऑफ द कोर्ट, ठीक है, द कोर्ट शैल बिफोर पासिंग द फाइनल डिक्री। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट की जो डिक्री होगी, मतलब कोर्ट जब डिक्री पास करेगा तो कोर्ट फाइनल डिक्री पास करने से पहले क्या करेगा, पास ए प्रिलिमिनरी डिक्री, एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर देगा, ऑर्डरिंग सच अकाउंट एंड इंक्वायर्स टू बी टेकन एंड मेड, और वो क्या करेगा, ऐसे अकाउंट्स के अगेंस्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी के अकाउंट्स के अगेंस्ट वो प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा, और जो इंक्वायरी ज़रूरी है वो इंक्वायरी का मतलब इंक्वायरी की जाएगी, एंड गिविंग सच अदर डायरेक्शंस एज इट थिंग्स फिट, और इसके अलावा कोर्ट को जो भी डायरेक्शंस सही लगते हैं, मतलब कोर्ट को लगता है कि और कोई डायरेक्शन देना है तो वो भी वो देगा रिगार्डिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन सूट। ओके, दिस इज सब रूल 1 ऑफ रूल 13 ऑफ ऑर्डर 20। नाउ वी कम टू रूल सब रूल 2। ओके, तो सब रूल 2 भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा क्या कहता है, इस रूल में ये बोला गया है, ये कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन, यहाँ पर प्रॉपर्टी है लेकिन उस व्यक्ति की जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, डेथ हो चुकी है, और ऐसी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, इनसफिशिएंट लग रही है फॉर द पेमेंट इन फुल ऑफ हिज डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब जो भी उस डिसीज्ड व्यक्ति के डेब्ट से उनकी लायबिलिटी थी उसके पेमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट है। तो ऐसे में क्या होगा कि सेम रूल शैल बी ऑब्जर्व एज टू द रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड
क्रेडिटर्स। ठीक है, तब यहाँ पर क्या रूल अप्लाई किया जाएगा कि जो सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स के संबंध में, लेनदारों के संबंध में अपनाया जाता है एज टू डेब्ट एंड लायबिलिटीज प्रूवेबल। ठीक है, तो मतलब कि जो भी डेब्ट एंड लायबिलिटीज हैं, जो भी कर्जे हैं, जो भी उसके, तो उनके संबंध में जो भी कर्जे जिनके प्रूव हो रहे हो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेटर क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, जिनके कर्जे प्रूव है, मान लीजिए किसी ने लिखित में ही दिया है उधार, ठीक है, उसके पास लिखा हुआ है तो उसका प्रूव हो रहा है, किसी ने ऐसे ही जान पहचान के थ्रू दे दिया, नहीं प्रूव हो रहा है, तो पहले क्या सिक्योर्ड को दिया जाएगा, फिर अगर बचता है तो अनसिक्योर्ड को दिया जाएगा। तो इस तरीके से उस प्रॉपर्टी से दिया जाएगा मतलब पेमेंट, अगर वो प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट लगती है डिसीज्ड व्यक्ति के कर्जों को, उसकी लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए। ठीक है, एंड एज टू द वैल्यूएशन ऑफ एन्युटीज एंड फ्यूचर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज रेस्पेक्टिवली, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो भी वार्षिक की मतलब वार्षिक आधार पर जो भी उसका वैल्यूएशन है या उसके जो भी फ्यूचर या कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली पेमेंट किया जाएगा, एज मे बी इन फोर्स फॉर द टाइमिंग विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन सूट इज पेंडिंग। और ये सब कुछ कैसे होगा, मतलब जिस भी जहाँ भी प्रॉपर्टी सिचुएट है उस कोर्ट की और उसका केस पेंडिंग है उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में है। फिर क्या होता है कि लोकल लिमिट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन सूट इज पेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू द estate of persons adjudged और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या कह दिया गया कि लोकल लिमिट्स में मतलब जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में ये एडमिनिस्ट्रेशन सूट चल रहा है और वो क्या है पेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू द एस्टेट ऑफ द पर्सन्स, मतलब वो उस व्यक्ति की एस्टेट उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वहाँ पर वो केस पेंडिंग है। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब उसने जो भी कर्ज चुका सकते थे कोर्ट के थ्रू वो चुका दिए प्रॉपर्टी से, लेकिन प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट है, ऐसे में उस व्यक्ति को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा कोर्ट के थ्रू। ठीक है, और वो जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो फिर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रह गई डिसीज्ड की। ठीक है, एंड ऑल द पर्सन्स हु इन एनी सच केस वुड बी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट ऑफ सच प्रॉपर्टी मे कम इन अंडर द प्रिलिमिनरी डिक्री, और बाकी जो भी लोग हैं, ठीक है, जो उस प्रॉपर्टी से कुछ भी पाने के लिए एंटाइटल्ड हैं इस केस में, तो क्या है वो सब प्रिलिमिनरी डिक्री के अंदर आएंगे एंड मेक सच क्लेम्स अगेंस्ट द सेम एज दे मे रेस्पेक्टिवली बी एंटाइटल्ड टू बाय वर्च्यू ऑफ दिस कोड। मतलब इस कोड के अकॉर्डिंगली इस सीपीसी जो है आपका, सीपीसी के अकॉर्डिंगली जो भी मतलब उनके क्लेम्स बनते हैं, ठीक है, उनके लिए वो क्या है वो इस सीपीसी के अकॉर्डिंग लायबल हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री में वो आएंगे। तो पहली चीज़ जो है प्रिलिमिनरी डिक्री में वो लोग आ रहे हैं, लेकिन जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, अगर उस प्रॉपर्टी पर मतलब कर्जा है, अगर उस प्रॉपर्टी पर डेब्ट है, तो पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मतलब आपके अनसिक्योर्ड हैं उनको भी दिया जा सकता है, जिनके भी क्लेम बनते हैं तब वो मतलब एज पर दिस रूल दिस डिक्री दिए जाएंगे, मतलब कि सीपीसी के अकॉर्डिंग, जो भी सीपीसी में आपके रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 14 पे, जो कहता है डिक्री इन प्रीएम्पशन सूट, कि डिक्री अगर प्रीएम्पशन सूट में है तब क्या होगा। तो ये कहता है कि वेयर द कोर्ट डिक्रीज अ क्लेम टू प्रीएम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड द परचेज मनी हैज़ नॉट बीन पेड इनटू कोर्ट। अब क्या होता है कि कोई प्रीएम्पशन आप पढ़ चुके हैं क्लास में, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीएम्पशन, ये आप मुस्लिम लॉ में भी पढ़ेंगे, हक शुफा का अधिकार। तो प्रीएम्पशन जो सूट है, ठीक है, अगर ऐसे केस में ऐसे क्लेम में कोर्ट जो है डिक्री
कर रहा है, डिक्री बना रहा है। तो किस लिए बना रहा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल हुई है, जो पर्टिकुलर सेल हुई है उसके रिगार्डिंग डिक्री बना रहा है। एंड द परचेज मनी हैज़ नॉट बीन पेड इनटू कोर्ट, और मतलब ये हो गया कि वो उस व्यक्ति को बिकेगी प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन परचेज मनी अभी तक कोर्ट में जमा नहीं हुई। अगर केस कोर्ट में है तो परचेज मनी जमा नहीं हुई है, तब डिक्री के थ्रू कैसे डिसाइड होगा? तब द डिक्री शैल, डिक्री क्या करेगी? पहला पॉइंट क्या कह देता है ए वाला, वो कहता है कि स्पेसिफाई ए डे ऑन और बिफोर विच द परचेज मनी शैल बी सो पेड, कि कोर्ट डिक्री के थ्रू ये डिसाइड कर देगा कि मतलब डे स्पेसिफाई कर देगा कि इस दिन या इससे पहले कोर्ट में वो परचेज मनी जमा कर दी जाए। बी पार्ट क्या कहता है इसी का, कि डायरेक्ट दैट, और मतलब डिक्री शैल डायरेक्ट, ऐसे जोड़िएगा, दैट ऑन पेमेंट इनटू कोर्ट ऑफ सच परचेज मनी, ठीक है, टुगेदर विद द कॉस्ट इफ एनी डिक्रीज अगेंस्ट द प्लांटिफ, कि जो पेमेंट हो रहा है कोर्ट में परचेज मनी का, ठीक है, वो क्या है कि टुगेदर विद द कॉस्ट, उसके साथ में अगर कोई कॉस्ट बनती है, मीन्स जब केस फाइल हुआ, मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोर्ट में केस आता है तो बहुत सारी और भी कॉस्ट आती है, खर्चे आते हैं, तो उसके साथ अगर कोई और कॉस्ट है तो कोर्ट डिक्रीज कर सकता है उन कॉस्ट को भी अगेंस्ट द प्लांटिफ के अगेंस्ट, मतलब डिक्री में वो भी उन कॉस्ट के लिए भी, वो परचेज मनी के साथ साथ उन कॉस्ट के लिए भी डायरेक्ट कर देगा ऑन और बिफोर द डे रिफर्ड टू इन क्लॉज ए, जो क्लॉज ए में दिन दिया गया है, मतलब बताया गया ना कि कोर्ट एक डे स्पेसिफाई करेगा और इस डे पर या इससे पहले परचेज मनी जमा करनी होगी प्लांटिफ को, परचेजर को, तो उस जो भी डे क्लॉज ए में रिफर किया गया है उस दिन या उससे पहले उसको परचेज मनी देनी है, तो उसी के साथ डिक्री में वो कॉस्ट भी मेंशन कर दी गई कि परचेज मनी के साथ साथ वो प्लांटिफ ये कॉस्ट भी पे करेगा। और क्या करेगा? द डिफेंडेंट शैल डिलीवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द प्लांटिफ, और तब डिफेंडेंट जो है वो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांटिफ को डिलीवर कर देगा। whose title thereunto shall be deemed to have accrued from the date of such payment, और उस प्लांटिफ का टाइटल उस प्रॉपर्टी पर उस दिन से बनेगा जिस दिन से वो ये पेमेंट कर देता है। बट दैट इफ द परचेज मनी एंड द कॉस्ट इफ एनी आर नॉट सो पेड, लेकिन अगर क्या होता है कि परचेज मनी और जो कॉस्ट है वो पे नहीं की गई, तब क्या होगा? द सूट शेल बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट, मतलब कि जो सूट है, जो आपका सूट फाइल हुआ था रिगार्डिंग प्रीएम्पशन, ठीक है, वो जो है डिसमिस हो जाएगा विथ कॉस्ट, मतलब सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, मीन्स जो जिसका जो पहले अधिकार था वो उस स्थिति में वापस हो जाएगा क्योंकि केस खारिज हो गया। ये आपका सब रूल 1 है, ठीक है, रूल 14 का सब रूल 1 है। अब हम सब रूल 2 पे आते हैं, तो 2 क्या कहता है कि वेयर द कोर्ट हैज़ एडजुडिकेटेड अपॉन राइवल क्लेम्स टू प्रीएम्पशन द डिक्री शैल डायरेक्ट, ठीक है, ऊपर तो सिंपल बता दिया गया कि ऐसे परचेज मनी पे करनी है या फिर परचेज मनी विद कॉस्ट पे करनी है प्लांटिफ को, ऑन अ पर्टिकुलर डे करना है इन कोर्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 2 राइवल क्लेम्स हैं, ठीक है, किसी कोर्ट को निर्णय किस में करना है? अपॉन राइवल क्लेम्स टू प्रीएम्पशन के लिए 2 विरोधी 2 राइवल लोग मतलब क्लेम्स हैं, उनमें निर्णय करना है, तब क्या होगा? द डिक्री शैल डायरेक्ट, डिक्री कैसे डायरेक्ट करेगी कि इफ एंड इन सो फॉर एज द क्लेम डिक्रीड आर इक्वल इन डिक्री, कि अगर जो क्लेम है, मतलब दोनों राइवल क्लेम्स जो हैं, इनको इन शॉर्ट ऐसे समझिए कि 2 लोगों ने क्लेम किया है एक ही चीज़ के लिए, एक ही प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के क्लेम इक्वल है, ठीक है, दोनों के इक्वल प्रोपोर्शन में क्लेम है, तब जो है दैट द क्लेम ऑफ ईच प्रीएम्प्टर
complying with the provisions of सब रूल 1। तो हर एक प्रीएम्प्टर का जो क्लेम है वो सब रूल 1 के अकॉर्डिंग चलेगा, माना जाएगा। शेल टेक इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो किस हिसाब से डिसाइड होगा, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग एनी प्रोपोर्शनेट शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम और एनी प्रीएम्प्टर फॉलोइंग एनी प्रीएम्प्टर just a minute, any preemptor failing, okay, this is failing, any preemptor failing to comply with said provisions would but for such default have taken effect। अब क्या है, दोनों के इक्वल शेयर में प्रोपोर्शन थे, ठीक है, दोनों के क्लेम बनते थे, कोर्ट को डिक्री करना है, कोर्ट ने दोनों को बोला, ठीक है, कि आपको निश्चित डेट पर विद कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट परचेज मनी सब पे करनी है, पेमेंट करना है कोर्ट में, लेकिन अब उसी प्रोपोर्शन में दोनों को करना है। लेकिन अगर किसी ने जो भी प्रीएम्प्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, ठीक है, तो उसका क्लेम कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। टू कॉम्प्लाई विद द सेड प्रोविजन वुड बट फॉर सच डिफॉल्ट हैव टेकन इफेक्ट। मतलब मान लीजिए एक ने जमा नहीं किया पैसा, ठीक है, दोनों के थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस पहला वाला प्रीएम्प्टर नहीं कर पाया, दूसरे ने कर दिया, तब उसका क्लेम बनेगा, ठीक है। दिस इज ए पार्ट ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल आपका ये रूल चल रहा है 14, ठीक है। अब इसी के बी पार्ट में आते हैं। बी कहता है, ऊपर था इक्वल शेयर में, इक्वल प्रोपोर्शन में क्लेम की बात कर रहा था, ठीक है, प्रीएम्प्टर्स के, यहाँ पर डिफरेंट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, बी वाले में, कि मान लीजिए इफ़ इन सो फार एज द क्लेम डिक्रीड आर डिफरेंट इन डिग्री, मतलब दो डिफरेंट हैं, दोनों का जो क्लेम है वो डिफरेंट डिग्री में है, तो क्या होगा, द क्लेम ऑफ द इन्फीरियर प्रीएम्प्टर शैल नॉट टेक इफेक्ट। इन्फीरियर मतलब जो कम वाला है, जो इन्फीरियर प्रीएम्प्टर है, उसका क्लेम तब तक इफेक्ट नहीं लेगा, तब तक वो इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि जो सुपीरियर प्रीएम्प्टर है हैज़ फेल्ड टू कॉम्प्लाई विद सैड प्रोविजन। मतलब सुपीरियर वाला प्रीएम्प्टर जो है वो जो भी प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग इन सब रूल 1, अगर उनको वो फॉलो करने में फेल नहीं होता है, ठीक है, अगर सुपीरियर वाला प्रीएम्प्टर फेल हो जाता है, वो प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पाता, वो उस जो भी डायरेक्ट किया गया उसको नहीं करता विद इन टाइम, तब इन्फीरियर प्रीएम्प्टर का क्लेम बनेगा, अदरवाइज इन्फीरियर प्रीएम्प्टर का क्लेम नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए डिक्री से रिलेटेड रूल 12, 12A, 13 एंड रूल 14। इन्हीं के आगे के रूल्स मैं कंटिन्यू करूँगी अगले वीडियो लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय।